अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप अब भी अपने फैसले पर कायम हैं। वो दोबारा इसी मौजू पर लौट आई थी। पलवशे मैंने तुम्हें बहन कहा है, मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया है। यकीन मानो इससे ज़्यादा मेरे बस में नहीं है। मैं जीशान को खफा नहीं कर सकता। यूँ भी अगर वो इस बारे किसी सीनियर को मतला कर दे तो मेरी नौकरी तो जाएगी, साथ में हवालात की भी हवा खानी पड़ेगी। पता नहीं तुम्हारे दोस्त को मुझसे क्या चिढ़ है। अजीब अहमक इंसान है। मुझे बेगुनाह पीटा भी है और अब मूड भी वही बना रहा है। इस मौजू को रहने दो। सरदार को यकीनन उसका अंदाज पसंद नहीं आया था। भाई खफा ना हूं तो एक बात पूछूं? सरदार ने बगैर तरद्दुद के कहा, पूछो। उसने मासूमियत भरे लहजे में पूछा, क्या सारी लड़कियां महीन की तरह होती हैं? क्या तुम महीन को कैसे जानती हो? सरदार हिकला गया था। खुद मैं भी हैरानी में डूब गया था। कल आप दोनों मुझे सोया हुआ समझकर जो बातें कर रहे थे मैंने सारी सुन ली थी। आइंदा उर्दू में बात करते वक्त ये याद रखना कि मैं उर्दू ज़बान मुकम्मल तौर पर जानती हूँ। अच्छा, अब इस मुतल्लिक़ ज़बान से एक लफ्ज़ भी ना निकलना। तुमने सुबह चले जाना है और मैंने जीशान के साथ इकट्ठा रहना है। मैं नहीं चाहता मेरा दोस्त किसी गलतफहमी का शिकार हो जाए। सुबह नहीं भाई, मैं अभी रुखसत हो रही हूँ। मैंने सोचा था कि शायद हम मिलकर कबील खान को फना कर देंगे, लेकिन आप लोगों को मेरा साथ ही कबूल नहीं है, तो ज़बरदस्ती तो मैं कर नहीं सकती। उसके लहजे में मायूसी कूट कूट कर भरी थी। सरदार ने कहा, बहन अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं तुम्हें दूसरी बार कहने का मौका न देता। ठीक है भैया, अपना ख्याल रखना। सरदार को कहकर वो मुझे मुखातिब हुई, राजा ज़ीशान हैदर साहब खुश हो जाओ, मैं जा रही हूँ। मगर मैं उसी तरह सोता बना रहा। सरदार ने कहा, पलवशे इसे जगाने की ज़रूरत नहीं। वो मिसर हुई, नहीं भैया, मैं देखना चाहती हूँ आखिर इसे मेरे जाने की कितनी खुशी होती है। ये कहते उसने मेरे पाँव को पकड़कर हिलाया। मजबूरन मुझे उठने की अदाकारी करना पड़ी। चेहरे पर से चादर उठाते हुए उसकी जानब देखा। वो कलाशनकोफ कंधे से लटकाए खड़ी थी। उसके बदन पर नया लिबास नजर आ रहा था। गालबन वो कपड़े उसे सरदार ने खरीद कर दिए थे। मोहतरम खुश हो जाएं, मैं वादे के मुताबिक जा रही हूँ। सरदार भाई ने मुझे नए कपड़े भी दिला दिए हैं और डॉक्टर से दवाई भी लेकर दी है। मैं जमाई लेता हुआ बोला, मेरी खुशी दुगनी हो जाती अगर सरदार मुझे जगाकर यह खुशखबरी सुनाता कि आप तशरीफ़ ले जा चुकी हैं। मुझे रोकोगे नहीं? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए शरारती लहजे में कहा, लेकिन यह शरारत उसके लहजे तक महदूद थी। उसकी आंखों की गहराई में कोई और जज्बा पोशीदा था जिसकी तोजी से मैं कासिर था। शायद ये इल्तजा थी, उम्मीद थी, भरोसा था, या कोई शिद्दत भरी ख्वाहिश थी। क्या मेरे रोकने से रुक जाओगी? कह कर देख लो। इस मर्तबा मैंने उसकी आंखों में छुपी इल्तजानुमा हुक्म साफ पढ़ लिया था। मैंने कहा, ठीक है, ना जाओ। उसके चेहरे पर मुसरत भरे आसार नमूदार हुए, लेकिन यह ना समझना कि इस तरह मैं तुम्हें कत्ल करने का इरादा तर्क कर दूंगी। कलाशनकोफ कंधे से उतार कर वो चारपाई पर बैठ गया। सरदार ने खफगी भरे लहजे में कहा, मेरे कहने पर तो एक रात के लिए राजी नहीं हो रहे थे और पलवशा के कहने पर मुस्तकिल साथ रख लिया। मैंने एहसान झड़ते हुए फौरन कहा, हाँ, क्योंकि तुम यही चाहते थे और मैं तुम्हें खफा नहीं कर सकता था। सरदार ने मुंह बनाते हुए कहा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया मेरी खफगी का, और मैंने उसे जवाब दिए बगैर दोबारा अपने ऊपर चादर ले लिया। पलवशा सरदार को अपनी जाने मुतवज्जे करके दोबारा चहकने लगी। सरदार भी मेरे फैसले से खुश हो गया था। यकीनन वो इस मजलूम लड़की की मदद करना चाह रहा था। अचानक मेरे कानों में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। मैं बेख्तियार उठ बैठा था। सरदार ने फौरन कहा, लें जी, कबील खान की बर्बादी का आगाज़ हो गया है। वैसे काफ़ी ज़ोरदार धमाका था कि आवाज़ यहाँ तक पहुँच गई। सरदार ने कहा, बारूद ही इतना ज़्यादा था, धमाका तो होना था। मुझे तो बहुत सुकून महसूस हो रहा है। पलवशे ने खुशी का इजहार करने में देर नहीं लगाई थी। उन्हें बातें करता छोड़कर मैं एक बार फिर लेट गया और उनकी बातें सुनते सुनते ही मुझे नींद आ गई थी। शाम की अजान हो रही थी जब सरदार ने मुझे जगाया। राजे उठ जाओ, शाम की अजान हो रही है।
और मैं अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठा। रात का खाना हमने लालटेन की रोशनी में खाया और खुशबूदार कहवा पीकर दोबारा लेट गया। सरदार और पलवशा तो चंद मिनट गपशप करके सो गए थे, लेकिन मुझे रात गए तक नींद ना सकी। मैं मौजूदा हालात पर गौर करता रहा। पलवशा जोर ज़बरदस्ती से हमारे साथ शामिल हो गई थी। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे मजबूरन उसे साथ रहने की इजाज़त देना पड़ गई थी। यूँ भी वो इसी इलाके की थी और मुझे उम्मीद थी कि उसका साथ हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होना था। यूँ ही पलवशा के बारे सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में खो गया। सुबह नाश्ते के बाद हम डी बुलाक जाने के लिए तैयार थे। नाश्ते के बर्तन समेटते हुए कमांडर नसरुल्ला ने कहा, पल्लू खान, कोशिश करना कि इन लोगों का साथ ना छोड़ना। जी उस्ताद जी, पलवशा ने घबरा कर कहा। उसके चेहरे के गिर्द चादर लिपेटना काम नहीं आ सका था। कमांडर नसरुल्ला ने उसे आसानी से पहचान लिया था। बेटे, मैंने तुमसे मुजाहिदीन का साथ छोड़ने की वजह तो नहीं पूछी, लेकिन इतना याद रखना, ज़ाती लड़ाई से ज़्यादा अल्लाह पाक के रास्ते में लड़ने की अहमियत होती है। जी आप ठीक कह रहे हैं उस्ताद जी। इस मरतबा भी उसने इस बात में सर हिला दिया था, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान किसी के जुल्म ज़्यादती का ऐसा डसा होता है कि वो इंतकाम के अलावा किसी काम के काबिल नहीं रहता। अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे। पलवशा के सर पर हाथ रखते हुए वो बाहर निकल गया। उसके साथ बात करते वक्त पलवशा का लहजा काफ़ी भारी और मर्दाना सा महसूस हुआ था। यकीनन वो अपनी आवाज़ को भारी बनाकर बात कर रही थी। 9-10 साल की उम्र से वो लड़का बनकर रहती आ रही थी। इतनी मश्क तो उसकी हो गई थी कि कोई उसे आवाज़ से नहीं पहचान सकता था। अलबत्ता उसके नैन नक्श किसी के दिल में भी शक का बीज बो सकते थे। सरदार ने कमांडर नसरुल्ला की बैठक से निकलते ही कहा, तुम्हारा चेहरा छुपाना तो किसी के काम नहीं आ सका। भाई, मैंने अपनी कोशिश तो की थी, लेकिन उस्ताद आखिर उस्ताद ही होता है, और मेरा ख्याल है उन्होंने मुझे कल ही पहचान लिया था। क्या उन्हें यह मालूम नहीं कि तुम लड़की हो? नहीं, पलवशा ने नफ़ी में सर हिलाया। सरदार मुझे मुखातिब होकर बोला, पलवशा बहन ने मुजाहिदीन के साथ लड़का बनकर तरबियत हासिल की है और कमांडर नसरुल्ला उसका उस्ताद है। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मुझे इस औरत के बारे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहाँ खामोश रहने वाली थी, फ़ौरन बोल उठी, मैं औरत नहीं लड़की हूँ, बल्कि तुम जैसों के लिए तो लड़का हूँ। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, लड़कियाँ तुम्हारी तरह बदशक्ल होती भी नहीं हैं। अच्छा, परसों गार में तो तुम कुछ और फरमा रहे थे कि मेरे चेहरे पर तुम्हें अपनी तीनों पसंदीदा तरीन ख़वातीन की झलक नजर आ रही थी, बल्कि उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बगैर लगी लिपटी रखे वो उस दिन की बात उगलते हुए सरदार की तरफ मुड़ी। भाई, इसने कुछ ऐसा ही कहा था ना? सरदार कहका लगा कर हंसा। हाँ, कुछ ऐसा ही था। चलो, खिसियाते हुए मैंने अपना सफरी थैला कंधों से लटकाया और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिया। इस बेबाक और चालाक लड़की की बातों का जवाब देना मुश्किल हो जाता था, लिहाज रखना तो इसे आता ही नहीं था। वैसे सच सच बताओ राजा साहब, उस वक्त झूठ बोल रहे थे या भी? मेरे पीछे कदम बढ़ाते हुए उसने शौक भरे लहजे में पूछा, मगर मैं उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए चलता रहा। सरदार ने मौजू तब्दील करते हुए पूछा, वैसे यहाँ से अलाम खेल के लिए गाड़ी तो मिल जाती होगी? यकीनन वो नहीं चाहता था कि मैं पलवशा की बातों पर गुस्सा खाकर कोई उल्टा सीधा बोल दूँ या उसे साथ रखने के फैसले में तरमीम कर दूँ। जी भैया, ना सिर्फ अलाम खेल के लिए, बल्कि वाना डाबर मियानियत, देर जवाल सरे खावरियत, दर निशदर वाक दलियत और अगजई शलूम वगैरह के लिए आसानी से गाड़ी मिल जाती है। अंगूर अड्डे से वैगन में बैठकर हम अलाम खेल रवाना हुए। मेरा इरादा था कि उसे खिड़की वाली तरफ बिठाकर उसके साथ सरदार को बैठने का कहूँगा, मगर मेरे कहने के बावजूद उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, पहले तुम बैठो। और मेरे खिड़की के पास बैठते ही वो सरदार से पहले अंदर घुसकर मेरे साथ लगकर बैठ गई। मेरे जहन में सरदार की कही हुई बात ताज़ा हुई। मुझे लगता है पलवशा तुम्हारी ज़ात में खासी दिलचस्पी ले रही है, और मैंने ये सुनकर उसे झड़क दिया था, लेकिन अब उसका मेरे साथ बैठने में दिलचस्पी लेने में मुझे सरदार की कही बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया था। गाड़ी चलने के बाद मैंने महसूस किया कि वो बिल्कुल मेरे साथ चिपकी जा रही थी,
लेकिन मैंने इस बार मुंह खोलने की बजाय बाहर के नज़ारे देखने लगा। इस इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा पहचानना ज़रूरी था। अलार्म खेल पहुंचने से किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले वो सरदार को दबे लहजे में मुखातिब हुई। ये वो जगह है भैया जहाँ वो वाक़या पेश आया था। हूँ करके सरदार ने मज़ीद तबसरा करने से गुरेज किया। अलार्म खेल में उतरते ही मैंने सरदार को कहा, वैसे बेहतर तो यही होगा कि यहीं रुक कर हमारी वापसी का इंतज़ार करें। बिल्कुल भी नहीं। सरदार के कुछ कहने से पहले उसने कहा, मुझे तुम पर ज़रा भी एतमाद नहीं है। अपनी कई बात से फिरने के लिए तुम ज़रा भी देर नहीं लगाते। क्या पता वापस आते हुए तुम मुझसे छुप कर निकल जाओ। तुम्हें मजलूम समझना ही मेरी गलती थी। कहकर मैंने मतलूबा सिमत कदम बढ़ा दिए। चलो अपनी कोई गलती तो तुमने तस्लीम कर ली है। कहते हुए उसने मेरे पीछे कदम बढ़ा दिए। डी ब्लॉक से वहाँ आते हुए हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी, क्योंकि हम मुसलसल नशे में चलते आए थे। अब वहाँ तक जाते हुए बुलंदी का सफ़र तय करना था, जो बिलाशुबा मुश्किल था। पलवशा मकामी थी और पहाड़ी इलाके में चलने फिरने का उसका तजर्बा हमसे कहीं ज़्यादा था। उसके उठते कदम देखकर लगता ही नहीं था कि वो चढ़ाई पर चढ़ रही है। वो हमसे चंद कदम आगे थी और हमारे लिए उसे कई बार अपने कदमों की रफ्तार कम करना पड़ी। सरदार का सफरी थैला उसने ज़बरदस्ती उससे लेकर अपने कंधों में डाल लिया था। डी ब्लॉक के नीचे से गुजरने वाले नाले में पहुंचकर हमने हाथ लहराकर ड्यूटी पर मौजूद संतरी को अपनी जाने मुतवज्जे किया और फिर आखिरी चढ़ाई चढ़ने लगे। दरमियान तक तो पलवशा हमसे आगे आगे रही, लेकिन इसके बाद जानबूझकर हमारे अकब में चलने लगी। संतरी ने पोस्ट से थोड़ा दूर ही हमें रोक दिया था। थोड़ी देर बाद हम शनाख्त का मरला तय करके पोस्ट कमांडर के बैंकर में बैठे थे। अब तक वही पिछला पोस्ट कमांडर ही वहाँ मौजूद था, इसलिए हम तारों वगैरह की जामत से बच गए थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद वो मतलब की बात पर आ गया। आपकी राइफल का एमुनेशन पहुँच गया है और औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि आप जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं ज़ीशान को कहना मुझसे बात कर ले। मैं मुस्तफसर हुआ फ़ोन पर। पोस्ट कमांडर ने कहा, जी हाँ, हाई काम की रेंज से तो वो बाहर हैं, मेरी बात करो। कहने पर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और सिफर डायल करके कहने लगा, मेजर औरंगज़ेब को लाइन पर ले आओ, उन्हें कहो ज़ीशान ने बात करना है। यह कहकर उसने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और फिर रिसीवर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने रिसीवर लेते ही कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, ज़ीशान बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जवान? औरंगज़ेब साहब की आवाज़ में मुझे परेशानी की झलक नजर आई थी। ठीक हूँ सर, मैंने हशाश बशाश लहजे में जवाब दिया। और सरदार, वो भी ठीक ठाक है। तुम लोगों ने अल्फ़ा 2 से रब्ता क्यों नहीं किया था? ज़रूरत ही पेश नहीं आई, बल्कि साफ कहूँ तो हमें ख्याल ही नहीं आया था। देखो ज़ीशान, अगर मैंने तुम्हें रब्ता नंबर दिया था तो इसका कोई मकसद भी था। तुम्हें रोज़ाना कम अज़ कम एक बार तो उसे अपने खरिया से आगाह करना चाहिए था। औरंगज़ेब साहब के लहजे में शामिल परेशानी से मेरा दिल होलने लगा था। मैंने होंठ करते हुए कहा, सर, मैं मज़रत खा हूँ, आइंदा ख्याल रखेंगे। सरदार की बीवी वज़ा हमल में जानबर ना रह सकी। आज उसे गुजरे हुए तीसरा दिन है, अलबत्ता नौमलूद ठीक ठाक है। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी। मुझे परसों ही तुम्हारे कमांडिंग अफीसर ने फ़ोन पर यह अफसोसनाक खबर सुनाई और मैंने उसी वक्त अल्फ़ा 2 को यह पैगाम दे दिया कि तुम्हें वापसी का हुक्म सुना दे। बहरहाल जो होना था उसे किसी सूरत रोका नहीं जा सकता। तुम बस ये ख्याल रखना कि उसे घर जाने से पहले ये बात पता नहीं चलना चाहिए और उसे वाना तक भी छोड़ो। ठीक है सर, इसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ ही नहीं था। ज़ीशान, मुझे अफसोस है, लेकिन एक दिन सबको जाना है। जी सर, अगर तुम भी छुट्टी जाना चाहो तो। फ़िलहाल तो नहीं जाना सर, मैंने कतई कलामी करते हुए इनकार कर दिया। ठीक है, मज़ीद बातों का वक्त नहीं, मैं इस वक्त वाना में हूँ, बाकी बातें इकट्ठे बैठ कर करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। मैंने रिसीवर रख कर एक गहरा सांस लिया और फिर होंठों पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरता हुआ बोला, खान साहब मुबारक हो, बेटा हुआ है। क्या सच? वो खुशी से उछल पड़ा था। हाँ यार, और दूसरी खुशखबरी यह है कि तुम्हारी छुट्टी भी हो गई है।
शुक्रिया यार, उसने मुसरत भरे अंदाज में कहा। लेकिन तुम फ़ोन पर तो यूँ बात कर रहे थे जैसे कोई अफसोसनाक वाक़या हो गया हो। इससे बड़ी अफसोसनाक बात और क्या होगी कि एक और पठान दुनिया में आ गया है। मैंने मज़ाही अंदाज अपनाने की कोशिश की, मगर मेरे दिल की जो हालत थी उसके बारे सिर्फ मेरा रब ही जानता था। वो औरत जिसे मैंने आज तक देखा नहीं था, लेकिन उसे अपनी बहन की तरह समझता था। यकीनन उसकी किस्मत में अपने महबूब शोर की बेवफाई देखना नहीं लिखा था। यही वजह थी कि वो लिजोना की आमद से पहले ही अपने शोहर से दूर चली गई थी। सरदार ने बेसब्री से कहा, मेरा ख्याल है हमें अभी निकलना चाहिए, यहाँ से शकाई तक काफ़ी देर लग जाएगी। मैंने ख्याल ज़ाहिर किया, शकाई क्यों? पलवशे ने फ़ौरन पूछा। मैंने तलख लहजे में जवाब दिया, तो ये वाना हेलीकॉप्टर में उड़कर जाएगा क्या? वो महसूस किए बगैर बोली, मालूम है कितनी चढ़ाइयाँ तय करके वहाँ तक जाना पड़ेगा। उस तरफ से जाते हुए 2 दिन रास्ते में लग जाएंगे, तो फिर क्या करें? सरदार ने परेशानी जाहिर की। अगर कोशिश करें तो हम आज ही अंगूर अंडे पहुँच कर वाना की गाड़ी पकड़ सकते हैं। उसका मशवरा निहायत ही मुनासिब था। चलो निकलें। मैंने इस बात में सर हिलाकर उसकी तायद की। बैरटम 107 मैंने वहीं छोड़ दी थी। मेरा इरादा उसे वापसी पर वहां से लेने का था। पोस्ट कमांडर से इजाज़त लेकर हम वहां से निकले। पलवशा हमारे आगे आगे थी। वहां से अलाम खेल तक मुसलसल उतरी थी, इसलिए हमारी रफ्तार काफ़ी तेज़ रही। सरदार बहुत खुश था। यार राजे बस लिजोना का बाप बंद ही करता हूँ, वो मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन अब तो चनारे ने मुझे एक बेटे का तोहफा दे दिया है। ऐसे मौका पर मैं दूसरी शादी की बात करता अच्छा तो नहीं लगूंगा ना। मुझे मालूम है चनारे बहुत खुश होगी और बहुत बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने रिंधी हुई आवाज़ में मशवरा दिया, ज़रूरी तो नहीं कि तुम जाते ही शादी की बात छेड़ दो। अगर इस छुट्टी पर नहीं तो अगली छुट्टी पर कोई अच्छा सा मौका देकर बात कर लेना। नहीं यार, चनारे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और लिजोना भी। मुझे लगता है मैं उन दोनों के दरमियान फंस कर रह जाऊंगा। लिजोना के आने से चनारे ज़रूर वावेला करेगी। मुमकिन है शादी के बाद लिजोना कभी चनारे की ज़ात खटकने लगे। वो तो यूँ भी एक अलहदा मुआशरे की आदी है, और ये न हो दोनों को पाने के लालच में दोनों के प्यार से मरूम हो जाऊँ। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा हिकमत वाला है दोस्त। वो जो करता है इंसान की बेहतरी के लिए करता है। काफ़ी दफ़ा ऐसे हादसे इंसान की ज़िंदगी में आ जाते हैं जिन्हें बर्दाश्त करने की हिम्मत इंसान अपने अंदर मफकूद पाता है। बस मेरी ये बात याद रखना कि सब्र और हौसले का दामन हाथ से ना छोड़ना। यानी तुम भी मेरे साथ मुतफिक हो कि मुझे लिजोना का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। उसने मेरी गोल मोल गुफ्तगू से यही अंदाज़ा लगाया था। इस बारे बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल थोड़ा तेज़ चलने की कोशिश करो। तुम्हारी बाजी साहिबा तो बेइज्जत करने के चक्कर में पड़ी है, यूँ जा रही है जैसे मैराथन में हिस्सा ले रही हो। मुझे इस मौजू से वहशत हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि बार बार चनारे बयान का जिक्र है। एक बार तो जी में आया कि सरदार को हकीकत बता दूँ, मगर फिर औरंगज़ेब साहब की नसीहत याद आ गई। उसने सख्ती से मना किया था कि सरदार को उसकी बीवी की वफ़ात के बारे ना बताया जाए। यूँ भी आर्मी में हत्तल वसी यही कोशिश की जाती है कि किसी भी करीबी रिश्तेदार की नागहानी मौत की इतला मुतासरा शख्स को नहीं दी जाती कि कहीं वो सफ़र के काबिल ही न रहे। घर जाकर भी वो सदमा उतना ही गहरा होता है, लेकिन वहाँ दूसरे रिश्तेदार उसे संभालने के लिए मौजूद होते हैं। सरदार ने तासीन अमेज़ लहजे में कहा, मानना पड़ेगा कि पलवशा बहन का स्टेमिना हमसे ज़्यादा है। जवाबन मैं खामोश रहा। 5 घंटे का रास्ता हमने 2 घंटे में तय कर लिया था। आलाम खेल में पहुंचकर हम सड़क पर किसी गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। 10-15 मिनट के इंतज़ार के बाद भी कोई गाड़ी न मिली। पलवशा हमें इंतज़ार करने का कहकर गांव के अंदर घुस गई। थोड़ी देर बाद ही वो एक होंडा 125 लिए नमूदार हुई। उसे मोटरसाइकिल चलाते देखकर मुझे कोई ख़ास हैरत नहीं हुई थी। मेरे करीब मोटरसाइकिल रोकते हुए उसने कहा, मोटरसाइकिल कौन चलाएगा? मैंने कहा, मेरा ख्याल है यह जिम्मेदारी मुझे संभालना पड़ेगी। मैं तुमसे अच्छी मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। सरदार ने मुझसे पहले पलवशा के हाथ से हैंडल थाम लिया। मैंने अपना थैला मोटरसाइकिल के कैरियर पर रखकर उसके पीछे बैठ गया।
میرے عقب میں وہی مصیبت بیٹھ گئی جس سے میں مسلسل جان چھڑانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ پلو شاہ کے بیٹھتے ہی میں نے سردار کو چلنے کو کہا اور اس نے سر ہلاتے ہوئے موٹر سائیکل آگے بڑھا دیا۔ تھوڑا آگے جاتے ہی اس نے پلو شاہ سے پوچھا، یہ موٹر سائیکل کہاں سے اٹھا لی ہو؟ اپنے استاد کمانڈر عبدالحق سے مانگا ہے۔ کمانڈر نصر اللہ سے منہ چھپا رہی تھی اور عبدالحق کے پاس خود بھاگ کر پہنچ گئی ہو۔ مجبوری تھی اس لیے جانا پڑا، باقی چھپ ندامت کی وجہ سے رہی تھی، ڈرنے کی وجہ سے نہیں۔ مجاہدین زبردستی تھوڑی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کیا بات کرنے کے لیے آگے ہونا ضروری ہے؟ میں نے اسے جھڑکا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تو اپنے بھائی سے بات کرنا ہے اور جب تک آگے کی طرف ہو کر بات نہ کروں اسے سنائی نہیں دے گا۔ اس کی بات پر میں خون کے گھونٹ بھرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ انگور اڈے تک آتے ہمیں 1.5 گھنٹہ لگا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ انگور اڈے کی آبادی شروع ہوتے ہی اس نے سردار کو کہا، موٹر سائیکل کمانڈر نصر اللہ کے گھر کھڑی کرنا پڑے گی، سیدھا وہیں چلو۔ میں نے کہا، ہمیں اڈے میں اتار کر تم لے جانا۔ وہ جواباً بولی، جب پوچھا نہ جائے تو مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ مشورہ نہیں ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ وہاں تو نہیں لے جا سکتے، تمہارے ساتھ کون احمق جا رہا ہے؟ سردار نے موٹر سائیکل کا رخ کمانڈر نصر اللہ کے گھر کی طرف موڑ دیا تھا۔ یار اڈے کی طرف چلو، میں چیخا، مگر سردار سنی انسنی کرتا ہوا کمانڈر نصر اللہ کے گھر کی جانب بڑھتا رہا۔ کمانڈر نصر اللہ کا گھر قریب ہی تھا، وہ ہمیں گھر کے بحری مل گیا۔ وہ شام کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ سردار نے اس کے قریب موٹر سائیکل روک کر کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کہہ کر اس نے فردن فردن ہم تینوں سے ہاتھ ملایا۔ پلو شاہ نے کہا، استاد جی، یہ موٹر سائیکل کمانڈر عبدالحق سے مانگ کر لی ہے، اگر آپ ان تک پہنچا دیں تو مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس نے خوش دلی سے کہتے ہوئے موٹر سائیکل تھام لیا۔ آپ لوگ کھانا تو شام کی نماز پڑھ کر ہی کھاؤ گے نا؟ نہیں، ہم وانا جا رہے ہیں، پلو شاہ نے ہم سے پہلے جواب دیا، اور وہ سر ہلاتا ہوا موٹر سائیکل کو ہینڈل سے پکڑ کر گھر کی جانب بڑھ گیا۔ سوائے پستولوں اور ایک عددی کام کیا، ہم نے اپنا باقی سامان اور ہتھیار اس کے حوالے کر دیے تھے۔ ویگن اڈے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، سردار تمہارے جانے کے بعد میں اسے 1 سیکنڈ بھی اپنے قریب نہیں پھٹکنے دوں گا۔ سردار کے کچھ کہنے سے پہلے وہ ترکی بترکی بولی، میرا دماغ خراب ہے کہ تم جیسے بے اعتبار شخص کے ساتھ اکیلی رہوں، احسان ہوگا تمہارا۔ تلخی سے کہتے ہوئے میں قدموں کی رفتار تیز کرتے ہوئے ان دونوں سے آگے نکل گیا۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں ویگن اڈے میں داخل ہوتے ہی ایک تیار ویگن مل گیا۔ سواریاں نماز کی ادائیگی کے بعد اندر بیٹھ رہی تھیں، عقبی نشست خالی پڑی تھی۔ کنڈکٹر نے ہمیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے ویگن آگے بڑھا دیا۔ کوشش کے باوجود ہم ڈیر اسماعیل خان جانے والی گاڑی نہیں پکڑ سکے تھے، مجبوراً ہمیں ہوٹل میں رات گزارنا پڑی۔ تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ چھٹی کتنی ہوئی ہے؟ بستر پر لیٹتے ہی سردار نے پوچھا۔ میں نے فوراً کہا، مہینہ، گویا 1 ماہ میں سلطان خان کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ میں نے سوالیہ لہجے میں کہا، سلطان؟ ہاں، سلطان خان ولد سردار خان، اور معلوم ہے میں نے اور چنارے نے پہلے سے یہ طے کیا تھا کہ بیٹا ہوا تو چنارے نام رکھے گی اور بیٹی ہوئی تو میں، اور اس نیک بخت نے بیٹے کے لیے سلطان نام چن رکھا ہے۔